वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाल विकास अर्थात मनोविज्ञान सीडीपी के टॉप आपके 30 प्रश्न को कवर करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो का जो 30 प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके सिलेबस पर रिलेटिव हैं, तो याद रखेंगे सिलेबस से रिलेटिव इस प्रश्नों की पूरी श्रृंखला को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बच्चों के किस विकास की, याद रखेंगे बच्चों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन माना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, जो बच्चे की अवस्था होती है उसके एज के अनुसार बांटी जाती है और ऑप्शन आपके सामने है। बाल अवस्था को सबसे कठिन अवस्था काल मानते हैं कि शैशवावस्था को, कि किशोरावस्था को, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें किशोरावस्था को मानते हैं दोस्तों। और किशोरावस्था जो होती है ना, ये 12 से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे की, इसको किशोरावस्था बोलते हैं। और आपको बता दें इसी अवस्था को, आपको बता दें दोस्तों, इसी अवस्था को संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, अपराध की अवस्था, तनाव की अवस्था बोलते हैं। तो ये बच्चे की जो किशोरावस्था होती है ना, सबसे कठिन काल इसी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ईस्टर्न के अनुसार खेल क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे ईस्टर्न के अनुसार खेल क्या है। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल वह है जो हम करते हैं, इसको खेल बोलते हैं। खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित प्रक्रिया है। ये क्या है दोस्तों, आपको बताना है। आपको बता दें, ईस्टर्न एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि जो बच्चा खेल खेलता है ना, वह उसकी ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित प्रक्रिया होती है या आत्मनियंत्रित क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर इनमें से किससे मिलता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर इसमें से किससे मिलता है। तर्क से मिलता है, कि आपका वाद विवाद से मिलता है, कि समस्या समाधान से मिलता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे जो चिंतन करने की प्रोसेस होती है वह कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। आपको बता दें, जब आपसे कोई तर्क वितर्क करेगा तभी भी आप चिंतन करिएगा। जब आपसे कोई वाद विवाद की जो प्रोसेस होती है इसमें भी बच्चा चिंतन करता है। समस्या समाधान की कोई प्रक्रिया आती है, किसी भी समस्या को लेकर समाधान उसका निकालना होता है, तभी भी बच्चा चिंतन करता है। तो याद रखेंगे चिंतन शक्ति का प्रयोग इन तीनों अवस्थाओं में, तीनों प्रोसेसों में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, बालक को दाएं बाएं का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है। आपको बता दें, जो बच्चा होता है ना, उसको जो दाएं बाएं का जो आपका लेफ्ट और राइट का ज्ञान की बात किया है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु में होता है, कि 3 वर्ष की आयु में होता है, कि 4 वर्ष की आयु में होता है, कि 8 वर्ष की आयु में होता है। आपको बता दें, बालक जो होता है ना, याद रखेंगे वह एक निश्चित आयु होती है। इस आयु तक मानक बना दिया गया है कि इतने वर्ष की आयु तक बच्चे को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। तो आपको बता दें 6 वर्ष, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के अंदर जो कि दिशा का ज्ञान हो, चाहे दाएं बाएं का ज्ञान हो वो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है प्यारे। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है, क्या होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। यहां पे प्रश्न को पढ़िएगा। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त की जाती है प्रश्नावली विधि का, साक्षात्कार विधि का, कि आपका इतिहास विधि का, कि आपका समाजमिति विधि का। आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसकी उत्पत्ति कौन किए थे, तो जेएल मोरने द्वारा यह विकसित की गई विधि है जो समूह संरचना मापने के काम आती है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। मनोविज्ञान इनमें से विशेषता क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो मनोविज्ञान होता है इनमें से क्या है विशेषता, ये चीज को बताना है दोस्तों। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान होता है, कि मन का विज्ञान मनोविज्ञान होता है, कि चेतना का विज्ञान होता है, कि उपरोक्त में से सभी का होता है, ये आपको बताना है। मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। कभी इसको आत्मा का विज्ञान बोला गया, तो कभी मन का विज्ञान बोला गया, तो कभी चेतना
का विज्ञान बोला गया? याद रखेंगे मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान भी है, मन का भी विज्ञान है, चेतना का भी विज्ञान है। जब तीनों का है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, आप इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको कोई और वीडियो मिस ना हो, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और जिससे आपकी तैयारी एक पुनिंदा और अच्छा तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों को कम खर्च में, याद रखेंगे, बच्चों को कम खर्च में वर्णमाला सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे बच्चे को सबसे कम खर्च में आप वर्णमाला एक सफल टीचर होने के नाते आप कैसे सिखाएंगे, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे फ्लैश कार्ड विधि का प्रयोग करेंगे कि आप लोग रेडियो विधि का प्रयोग करेंगे, कि टेप रिकॉर्डर विधि का प्रयोग करेंगे, कि आप फिल्म विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि के द्वारा बच्चे को आप सबसे कम खर्च में वर्णमाला सिखा देंगे, ये आपको बताना है। तो बता दें दोस्तों, एक इसमें से जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं फ्लैश कार्ड, जो कि कौन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। तो फ्लैश कार्ड जो होता है ना, यह दृश्य सामग्री सबसे कम खर्चीले और प्रभावी सामग्री मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो फ्लैश कार्ड होता है सबसे कम खर्चा में आप बच्चे को वर्णमाला इस विधि के द्वारा आप लोग सिखा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए आप क्या करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, आप एक सफल टीचर के नाते आप उनको कौन सा, उनके ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए आप कौन सा प्रोसेस करेंगे, कौन सा कार्य करेंगे। कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे, ये काम करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये नेगेटिव टैगवर्ड के अकॉर्डिंग जब मैं आपको बताया था तो वहां पे बताएगा, जब बच्चा शांत तरीके से बैठे रहेगा तो उनकी ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील नहीं होगी। याद रखिएगा, उन्हें पढ़ाते रहेंगे, उनको पढ़ाते पढ़ाते आप बोरिंग के प्रोसेस कराएंगे? नो सर, ऐसा नहीं कराएंगे। खेलने को प्रेरित करेंगे और स्कूल का छोटा मोटा कार्य कराएंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे इन चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्यारे, जिसमें बच्चा का जो ज्ञानेंद्रिय है सबसे ज्यादा सक्रिय होगा और वह जो प्रोसेस है ना, खेलने को प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। बच्चे को जब आप खेल खेल में शिक्षा देते हैं तो बच्चा काफी अच्छा तरीका से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जिन बालकों की, याद रखिएगा, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती है उसे क्या कहते हैं, या वे बालक क्या कहलाते हैं। मतलब कि दोनों सेम उम्र के बालक हैं, ए और बी ने कुछ ज्यादा सीख लिया और ए ने कुछ कम सीख लिया, तो उनमें डिफरेंस है, भिन्नता है, समान उनको शिक्षा दी जा रही है। तो यही कह रहा है कि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु के अन्य बालक से निम्न है, मतलब कम है, तो उन्हें क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक बोलेंगे, कि आप उसे मंद बुद्धि का बालक बोलेंगे, कि मंदित मना बालक बोलेंगे, कि बाल अपराधी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो आपको बता दें, अगर सेम आयु का सेम समान कक्षा में अगर बालक को शिक्षा दी जा रही है तो याद रखेंगे ऐसे स्थिति में आप उसको क्या बोलेंगे, पिछड़ा बालक बोलेंगे। आपको बता दें बर्ट एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, सरिल बर्ट उनका नाम है। सरिल बर्ट के अनुसार जो अपनी आयु स्तर से नीचे का कार्य करते हैं उनको हम लोग पिछड़ा बालक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समान आयु के बच्चे हैं ना तो उनको पिछड़ा बालक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उनकी बुद्धि लब्धि का मान कम है, उनके IQ का मान कम है, तो उसके जड़ बुद्धि वाला या पिछड़ा बालक बोलेंगे। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जब हम देखते हैं कि बालक देखा देखी कार्य करते हैं, कक्षा में बैठते हैं, कक्षा में एक साथ पढ़ने का ये भी रूप होता है कि जब बच्चा देखता है कि दूसरा बालक पढ़ रहा होता है तो उसको देखकर पहला भी बालक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो यही क्या है कि क्रिया प्रसूत का आप इसे बोलेंगे, नियम बोलेंगे, सीखना प्राचीन अनुबंधन इसके बोलेंगे, सूझ द्वारा सीखना बोलेंगे, कि अवलोकन द्वारा सीखना बोलेंगे। अवलोकन का मतलब होता है दोस्तों नकल करना। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, अवलोकन करने का मतलब होता है नकल करना। तो याद रखेंगे व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के कार्यों को देखकर अपने कार्य को सीखना या अपने अंदर अलग तरह की प्रवृत्ति को ला देता है तो इसको बोलते हैं अवलोकन द्वारा सीखना, नकल द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, IQ बुद्धि लब्धि का सूत्र देखना होगा। और बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है कि आपका मानसिक आयु, याद रखेंगे दोस्तों, मानसिक आयु और बटा के क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वास्तविक आयु होता है और गुणा के क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। इसको याद रखिएगा। अब इसमें आपको मान कैलकुलेट करना है और मान यही करना है कि मानसिक आयु कितनी है दोस्तों, 12 वर्ष है तो यहाँ पे लिखिएगा 12 और बट्टा के वास्तविक आयु कितना है दोस्तों, 10 वर्ष है और गुणा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 से 100 में भाग देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 12 का गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। इसकी बुद्धि लब्धि IQ का मान कितना होगा दोस्तों, 120 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ से आप बुद्धि लब्धि का सूत्र भी याद रख लीजिएगा और इस सवाल को भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे सवाल रिलेटिव सवाल 2-3 बार आपके प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वीडियो को आप जरूर से लाइक करिएगा दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है, यही आपको बताना है। कोई बालक है जो कि आपके जो घरों में अनयूज जो चीजें हैं, जो कि आपके यूज की नहीं चीजें हैं, उसका वह अलग अलग चीजों को बना देता है, जो कि यूज में नहीं ली जाएंगी चीजें, उनको काट के अलग अलग तरह के डिजाइन बना देता है, कलात्मक वस्तु बना देता है, थैलियां बना देता है। तो वह किस प्रवृत्ति का बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, याद रखेंगे, कि आपका दार्शनिकता वाला बालक है, कि सृजनशीलता वाला बालक है, कि कुशलता वाला बालक है, कौन होगा। ऑप्शन आपके सामने काफी विचलित ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको लग रहे होंगे कि सही हैं, लेकिन आपको बता दें पुरानी चीजों से नया चीजों को बनाना क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिएटिविटी बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, सृजनशीलता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बात तो सही है दोस्तों, ये तो बात सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और याद रखेंगे यहाँ पे दिया है दोस्तों, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये होगा कि भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। याद रखेंगे जब बच्चा को प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा वहां पे सीखेगा, ये भी बात सही है। उसके जो भी बच्चा प्रयोग करेगा उसकी बातों का आप समर्थन करेंगे, ये भी बच्चा सीखेगा, बात तो सही है। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्तों, ये तरीका गलत है। तो गलत है तो यही सही हो जाएगा। क्यों गलत है आपको बता दे रहे हैं, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य बनना, ऐसा नहीं है दोस्तों। बच्चों को उसकी मातृभाषा में सीखने के अवसर, संपूर्ण अवसर या पूर्ण रूप से अवसर हम प्रदान करते हैं, एक सफल टीचर का गुण होता है, और यही नहीं होगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा सबसे बेस्ट भाषा होती है बच्चों को सीखने या सिखाने में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ईस्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया था, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100 कब दिए थे दोस्तों। IQ का सूत्र 1912 में ईस्टर्न के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। एक सफल टीचर होने के नाते प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। उसे डांटेंगे बिल्कुल नहीं, बच्चे को डांटना, मारना, पीटना, फटकारना, अलग बैठाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसे बातचीत करेंगे कि उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। शिकायत जहां जहां है उसको तो कलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे की शिकायत नहीं करनी है। अगर बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है ना, तो उसको आप बताएंगे, समझाएंगे, उससे बार बार बात करेंगे, बार बार चीजों को आप डिस्कशन करेंगे। उससे डांटेंगे बिल्कुल नहीं डांटेंगे, किसी से शिकायत हम करेंगे नहीं, उससे हम बातचीत करेंगे और उसकी समस्याओं को जानेंगे, और समस्या से हल निकालने के लिए तरह तरह की चीजों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे बात करेंगे दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
है दोस्तों, याद रखेंगे मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन है। किस चीज का अध्ययन है ये आपको बताना है। व्यवहार का याद रखेंगे, व्यवहार का ये जो अध्ययन होता है कि आपका वैज्ञानिक अध्ययन होता है कि आत्मा का अध्ययन होता है कि आदतों का अध्ययन होता है। तो याद रखेंगे जो मनोविज्ञान होता है ना, व्यवहार का अध्ययन होता है, याद रखेंगे। ये 2 बार हो गया है, तो याद रखेंगे मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन होता है, तो याद रखेंगे व्यवहार का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस तरह आप लोग देखिएगा, इस तरह हम इस चीजों को याद रखेंगे। आत्मा का विज्ञान यहां पे हम नहीं बोलेंगे, और यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे। यहां पे आधुनिक शब्द एक लिख दे रहा हूं, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किस चीज से दोस्तों, याद रखेंगे जो निःशक्त बालक होते हैं इनकी शिक्षा का प्रावधान किस विधि द्वारा करेंगे। समावेशी शिक्षा द्वारा, कि मुख्य धारा में डालकर शिक्षित करेंगे, समाकलन द्वारा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई होगा नहीं, समाकलन द्वारा करेंगे नहीं, मुख्य धारा में डालकर करेंगे नहीं, समावेशित शिक्षा द्वारा हम लोग करेंगे। याद रखेंगे 17 नंबर का सही हो जाएगा। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने को आधुनिक प्रावधान बोलते हैं। और इसी में जो समावेशी शिक्षा होती है ना, समावेशी जो निःशक्त, जो बालक निःशक्त रूप से बालक है ना, उनको समान रूप से हम शिक्षा प्रदान करेंगे। एक छत के नीचे जहां पे सभी बालक, सभी जाति मजहब के बालक पढ़ रहे हो ना, वहां पे हम बैठाकर इसको शिक्षा देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि याद रखेंगे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, ये बताना है दोस्तों। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता आपके फ्रायड हैं, कि आपके वुड है, कि आपके स्किनर है, कि पावलोव है, कौन है ये आपको बताना है। याद रखेंगे जो फ्रायड है ना, सिगमंड फ्रायड, जो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, याद रखेंगे इनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये प्रश्न कहा है कि कौन सी ऐसी उम्र होती है जहां पे बच्चे का मानसिक विकास लगभग पूर्ण माना जाता है। तो वह उम्र होती है 6 वर्ष की, आपके 8 वर्ष की, 11 वर्ष की, 14 वर्ष। जो बड़ा अवस्था है ना, याद रखेंगे 14 वर्ष, जो 14 वर्ष की अवस्था होती है ना, यह किशोरावस्था के मध्य तक मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। याद रखेंगे कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है। आप सफल टीचर होने के नाते उसको शरारती बालक बोलेंगे, कि वह अधिक जिज्ञासु है, कि वह असामान्य है, कि वह प्रतिभाशाली है। क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है ना, वह शरारती बालक नहीं हो सकता। आप उसको शरारती बालक नहीं बोल सकते। वह असामान्य है ऐसा भी आप नहीं कह सकते। अब बात ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आ गई। तो याद रखेंगे वह प्रतिभाशाली है, तब बार बार प्रश्न पूछ रहा है, कि वह जिज्ञासु है तब। याद रखेंगे जिज्ञासु किसे बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला। तो आप प्रतिभाशाली यहाँ पे नहीं बोलिएगा दोस्तों, आप क्या बोलिएगा, जिज्ञासु बोलिएगा, क्योंकि वह जानने की इच्छा रख रहा है, इसलिए वह बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि सर ये चीज वो चीज ऐसे वैसे कहा, मतलब वो तर्क वितर्क कर रहा है। तो वह कैसा बालक है दोस्तों, वह जिज्ञासु है, वह जानने की इच्छा रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। जिज्ञासु बालक वह होता है जो प्रश्न पूछना, सक्रिय अधिगम और जिज्ञासा जैसी निशानी उसके अंदर होती है। तो इसलिए आप लोग इसको ऑप्शन नंबर कौन, तो बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये आपको बता रहा है। भाषा विकास को कौन प्रभावित नहीं करेगा, परिपक्वता मैच्योरिटी बिल्कुल करेगी दोस्तों। अभिप्रेरणा ये भी करेगा दोस्तों। बच्चे का स्वास्थ्य ये भी करेगा दोस्तों। याद रखेंगे लंबाई व वजन, याद रखेंगे लंबाई व वजन जो होता है ना, वह भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये बात को याद रखेंगे। जो देखते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, छोटे भी कद के लोग होते हैं, बड़े बड़े जानते हैं। कुछ लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं जानते हैं। कम वजन वाला जानता है, कहीं बड़ा वजन। तो याद रखेंगे लंबाई और वजन जो भौतिक स्थिति होती है ना बच्चे की, वह प्रभावित नहीं करती है भाषा विकास में। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास में लंबाई और वजन की कोई भी प्राथमिकता नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों में कौन से स्तर के विकास के दौरान अधिकांश गणितीय अवधारणाओं का विकास होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे पियाजे ने जो आपने 4 अवस्थाएं दी थी उसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा चारों अवस्थाएं आप याद रखिएगा, क्योंकि चारों अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है या अपनी अपनी पहचान है। इस तरह आप चीजों को याद रखेंगे। लेकिन यहां पे जो प्रश्न का है कि गणितीय अवधारणाओं का विकास लगभग सबसे ज्यादा हो जाता है, तो जो होती है ना अवस्था याद रखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे की, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोली जाती है। और इस पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे की गणितीय संक्रियाएं सीखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणितीय संक्रियाएं का मतलब कि जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीजें सीख जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की जो अवस्था होती है इसमें बच्चा इस प्रोसेस को करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होता है। याद रखेंगे कानून का अध्ययन, क्या आपका बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, कि खगोल विज्ञान का अध्ययन, कि सांख्यिकी का अध्ययन, किस चीज का अध्ययन सबसे बेस्ट होता है। याद रखेंगे प्राथमिक स्तर में आप पढ़ा रहे हैं 1 to 5 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और 1 to 5 में जब आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सा अवस्था सबसे बेस्ट माना जाएगा। कानून सिखाएंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। खगोल विज्ञान हम नहीं सिखाएंगे, सांख्यिकी थोड़ा इससे ऊपर की होगा। याद रखेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होगा। सब उपयोगी तो नहीं होंगे, कानून तो उपयोगी यहाँ पे उतना नहीं होगा। आपको बता दें खगोल विज्ञान भी थोड़ा बहुत ऊपर हम जाते हैं, 1 2 3 में तो पढ़ते हैं, सांख्यिकी भी हम 1 2 के बाद ही पढ़ते हैं। लेकिन याद रखेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए जो सब शिक्षक के लिए है दोस्तों, याद रखेंगे बच्चों के लिए नहीं है। सबसे बेस्ट जो होगा बच्चों के बारे में जानने के लिए शिक्षक जानता हो, बाल मनोविज्ञान सबसे बेस्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, इससे आपको चीजों को सीखने का बहुत अवसर मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या रहा है, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। कोई शिक्षक है, पाठ पढ़ाने के बाद उसे क्या करना चाहिए, ये चीज आपको बताना है। शिक्षक को पाठ के प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, शिक्षक को पाठ के प्रश्नोत्तरी को करना चाहिए, शिक्षक को पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, शिक्षक को छात्र इसे लिख सकते हैं या नहीं या जानना चाहिए, और शिक्षक को छात्रों में समझ आ गई है इसका परीक्षण करना चाहिए। क्या चीज आप करिएगा एक सफल टीचर होने के नाते। ऑप्शन सभी आपके सामने हैं, आपको पढ़ना है। तो याद रखेंगे प्रश्नोत्तरी कराने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और याद रखेंगे आप ये भी नहीं जानना चाहेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, तो याद रखेंगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, याद रखेंगे शिक्षक को छात्रों में समझ आ गई है इसका परीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोगों को कवर करना होगा। चलिए 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी से यदि लगातार समान नतीजे पाए जाते हों तो वह मूल्यांकन किस प्रकार का है। वह मूल्यांकन आपका वैध है कि आपका अवैध है, कि विश्वसनीय है कि आपका अविश्वसनीय है। तो मतलब कि याद रखिएगा मेरे कहने का मतलब यह है ना कि कोई बालक है और उससे कोई भी व्यक्ति अगर उसका मूल्यांकन कर रहा है ना, तमाम तरह के मूल्यांकन के प्रोसेस उसके ऊपर लगाए जाते हों, तो सभी मूल्यांकन में जो उसके नतीजे हैं ना वो एक ही तरह के पाए जाते हो। मतलब कि ये मूल्यांकन ए व्यक्ति ने किया तो 10 ही नंबर पाया, बी ने किया तो 10 ही नंबर पाया, सी ने किया तो 10 ही नंबर पाया। तो इसको आप लोग कौन सा मूल्यांकन बोलेंगे, वैध मूल्यांकन कि अवैध मूल्यांकन कि अविश्वसनीय कि आप विश्वसनीय। तो याद रखिएगा इस मूल्यांकन को जब समान, आप लोगों को मैं बता दूं यदि परिणाम बार बार समान आए तो इस परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, विश्वसनीय परीक्षण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर की बात करते हैं। स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का मुख्य सूचक क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो मुख्य सूचक होता है, स्कूल की भौतिक सुविधाएं होती है, कक्ष की पद्धति होती है, कि पाठ्य पुस्तक और अध्यापन अधिगम साधन होते हैं, कि विद्यार्थी उपलब्धि स्तर होता है, क्या होता है। स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो मुख्य सूचक होता है ना, याद रखेंगे जो मुख्य इंडिकेटर होता है, सूचक का मतलब सूचना देने वाला, आप किससे आप स्कूल की सुविधाओं से आप
बच्चे याद रखिएगा दोस्तों, स्कूल में एक से अधिक सुविधाएं हैं, अगर वहां पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है, तो उसका सुविधाएं से क्या मतलब है। कक्षा कक्ष की पद्धति ये नहीं होती है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक और अध्यापन अधिगम का साधन नहीं होता है, विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर देखा जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, यही शिक्षा की गुणवत्ता का मुख्य सूचक होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम दोस्तों चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो परिवार का वातावरण तथा समकक्ष समूह अंतःक्रिया ऐसे कारक हैं जो डॉट डॉट को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? भाषा विकास को, कि शारीरिक विकास को, कि आर्थिक विकास को, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको प्रभावित करते हैं? तो याद रखेंगे परिवार का वातावरण हो गया, या कक्षा जो आप लोग की क्लास की कक्षा हो गई, वहां पे जो बच्चा समूह में अंतःक्रिया करता है, जो बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार से समाज से जो चीजें सीखता है ना दोस्तों, याद रखेंगे वहां से बच्चे का भाषा विकास होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास से वहां संबंध नहीं होगा, आर्थिक विकास उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की। और 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यह कथन है दोस्तों, किसका कथन है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है, उच्च शिक्षा आयोग का कथन है, शिक्षा आयोग का कथन है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बातें कही गई है। किस में कहा गया है दोस्तों? याद रखेंगे भारत में भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो याद रखेंगे यह शिक्षा आयोग का कथन है। इसे कोठारी आयोग ने 1964 से 66 में कहा था। याद रखेंगे 1964 से लेकर 1966 के बीच कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो याद रखेंगे कोठारी आयोग ने। कौन दोस्तों? याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग का एक कथन है। और याद रखेंगे शिक्षा आयोग का एक कथन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को बात करते हैं दोस्तों। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है। व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, कोई नहीं। तो याद रखेंगे आधुनिक मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो आधुनिक मनोविज्ञान है, 21वीं शताब्दी का जो मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। चलिए 30 नंबर की हम बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वाटसन मनोविज्ञान के किस अवधारणा को मानने वाले थे? ये बात को आपको बताना है। तो जो वाटसन मनोविज्ञानिक थे वह मनोविज्ञान के किस अवधारणा को मानते थे? चेतनावाद को मानते थे, क्या आपका गेस्टाल्टवाद को मानते थे, कि व्यवहारवाद को मानते थे, कि उपरोक्त में से सभी को मानते थे? किसको मानते थे ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो वाटसन मनोवैज्ञानिक थे वह व्यवहारवाद को याद रखेंगे। जेबी वाटसन व्यवहारवाद के कट्टर समर्थक थे, इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। तो व्यवहारवाद को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो वाटसन थे व्यवहारवाद के कट्टर समर्थक थे, याद रखेंगे कट्टर समर्थक थे। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, कट्टर समर्थक थे व्यवहारवाद। उनका मानना था कि बच्चा व्यवहारवाद वाली चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, विश्वास करता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? ये आपको बताना। तो याद रखेंगे ये आपके वुडवर्थ की है, कि कोहलर की है, कि स्किनर की है, कि वाटसन की है। आपको बता दें वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूंगा वो बना सकता हूं। तो यह किनकी कथन के तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों? तो वाटसन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी प्यारे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।